नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और वाकई आज की मॉर्निंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि शुरुआती संकेत जो मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से जोरदार तेजी में है। इस वक्त गिफ्ट निफ्टी रिकॉर्ड लेवल्स के पास गिफ्ट निफ्टी के स्तर दिखाई दे रहे हैं 23,300 के पार। आज पहली बार गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है और सभी के सभी इंडाइसेस अगर एशियाई बाजारों में देखेंगे, चीन को छोड़ दें जो कि हल्के लाल निशान में है, सभी के सभी इंडाइसेस में शानदार मजबूती देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी हमने आपको बताया ही, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 600 अंकों की तेजी इस वक्त गिफ्ट निफ्टी में है। हांगकांग के बाजार 200 अंक ऊपर हैं, कोरिया के बाजार में करीब 2% से ज्यादा की तेजी, जापान के बाजार 400 अंक ऊपर। तो शानदार संकेत मिल रहे हैं इस वक्त एशियाई बाजारों से। और जैसा कि हमने आपको बताया कि एग्जिट पोल के जो नतीजे आए उस पर बाजार रिएक्ट कर रहा है। एशियाई बाजारों की नज़र तो टिकी हुई है, दुनिया भर के बाजारों में किस तरह का प्रदर्शन रहा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन एग्जिट पोल्स के बाद अब एनडीए के प्रचंड बहुमत की बात की जा रही है और उसके बाद अब जो संकेत मिल रहे हैं बाजारों से वो भी काफी पॉजिटिव हैं और आज रिकॉर्ड तेजी बाजार में देखने को मिल सकती है। भारतीय बाजारों की भी आज शुरुआत काफी अच्छी होती है जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं इस वक्त गिफ्ट निफ्टी से। तो रिकॉर्ड लेवल्स वहां पर भी देखने को मिल रहे हैं और बाकी सभी एशियाई बाजारों में देखेंगे तो वहां से भी अच्छी तेजी के संकेत है और इसको सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से ग्लोबल फैक्टर्स भी। अगर हम अमेरिकी बाजारों की चाल देखें तो वहां पर भी हमने देखा कि डाउ जोन्स में करीब 500 अंकों से ज्यादा की तेजी थी, 1.5% ऊपर डाउ जोन्स में क्लोजिंग देखने को मिली। S&P 500 में भी पॉजिटिव क्लोजिंग थी। नैस्डैक थोड़ा लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन निचले स्तरों से नैस्डैक में भी अच्छी रिकवरी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। ये वजह इसलिए भी थी क्योंकि वहां पर कोर महंगाई के जो आंकड़े हैं जिस पर कि दुनिया भर के बाजारों की नजर टिकी हुई थी और फेड इसको काफी क्लोजली वॉच करता है। आने वाले कुछ हफ्तों में हम फेड की पॉलिसी पर भी नजर हमारी होगी। उसके पहले ये जो कोर पीसीई का आंकड़ा आया वो अनुमान के मुताबिक था, 0.2% की बढ़त का अनुमान था और एग्जैक्ट वही नंबर आया अप्रैल कोर पीसीई के आंकड़ों में। और जो सालाना आधार पर बात करें वहां पर भी 2.8% के नंबर्स आए जो कि मामूली अनुमान से बढ़े हुए थे, लेकिन ओवरऑल नंबर्स अच्छे थे। फेड जिस तरीके से नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था उसी लाइन पे नंबर्स आए, इस वजह से हमने देखा कि बाजार में उसका रिएक्शन देखा। डाउ जोन्स में का शानदार तेजी देखने को मिली, तीनों ही इंडाइसेस अच्छे हरे निशान में बंद हुए और हमने देखा कि उसके बाद बॉन्ड यील्ड्स में भी नरमी आई, 4.5% के नीचे वहां पर कारोबार हुआ जिससे कि टेक शेयरों को सपोर्ट मिला। तो बाकी सभी फैक्टर्स भी देखेंगे तो वो काफी फेवरेबल नजर आ रहे हैं इस वक्त भारतीय बाजारों के लिए। चलिए ग्लोबल मार्केट पर हम और भी थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं और हमारे साथ एनसेट कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग सिंह मौजूद हैं। अनुराग जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए सुबह सुबह अपना। इस वक्त संकेत तो काफी अच्छे मिल रहे हैं। शुरुआत थोड़ा हम एशियाई बाजार और भारतीय बाजारों को समझने से करेंगे क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे तो काफी शानदार रहे हैं और प्रचंड बहुमत की बात की जा रही है। उसके बाद एशियाई बाजारों में वो रिएक्शन भी दिखाई दे रहा है। किस तरीके से आपने एनालिसिस किया ये जो एग्जिट पोल है उसका और उसका इम्पैक्ट अब आने वाले समय में भारतीय बाजारों पर आप कैसे देख रहे हैं? जी, तो पूजा गुड मॉर्निंग आपको और जो हमें सुन रहे हैं सबको। देखिए पूजा, मुझे भी लगा कि आप यूएस मार्केट्स क्यों पूछ रहे हैं, बिकॉज आज तो एक्शन सारा जो है वो इंडियन मार्केट्स में ही होने वाला है। तो देखिए पूजा, अबाउट द इलेक्शंस आई वुड से कि एक ही न्यूज पे दो बार तो रिएक्शन नहीं दिया जा सकता। आई थिंक आफ्टर दिसंबर में जो स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए उसके बाद से निफ्टी में ऑलरेडी 10% का उछाल तो आ चुका है और बाकी इंडाइसेस ने भी वो तकरीबन ये मान लिया था कि सरकार आएगी। आई अंडरस्टैंड थोड़ा रिएक्शन और आएगा, बट आई थिंक इन अ लार्जर सेंस मार्केट ये देखना चाहता है अभी, और आई वुड से आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कि बीजेपी का वो 303 का नंबर को कितना स्ट्रांगली बीट करती है। ये पूजा इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर वो सिग्निफिकेंटली बीट कर पाते हैं 303 के नंबर को तो उसका मायने फिर ये हो जाएगा कि इन्वेस्टर्स फिर 5 साल का व्यू नहीं, वो अगले 10 साल का व्यू ले सकते हैं इंडिया के बारे में। बिकॉज देन दैट ऑलमोस्ट मीन्स दैट अगले बार भी कमजोर भी रही बीजेपी तो भी सरकार बना लेगी, सो दे कैन टेक अ 10 ईयर व्यू देन। तो वो एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो 303 से 310-15 से ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं। विल सी के कल क्या होता है।
जैसे नतीजे आते हैं। बहरहाल अगर लग रहा है एग्जिट पोल्स अगर सही हैं पूजा, तो दिस इज अ ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया फॉर नेक्स्ट 10 years, बिकॉज अब सरकार ने काफी फाउंडेशनल काम कर दिया है और दुनिया को उम्मीद है कि अब बहुत सारे जो डिफिकल्ट रिफॉर्म्स हैं ना पूजा, अभी इजी पिकिंग्स तो देखिए हो चुकी हैं, अभी सब डिफिकल्ट रिफॉर्म्स बचे हैं और उम्मीद है कि सरकार उन पर कुछ कदम उठाएगी अगर स्ट्रॉन्ग मैंडेट मिला तो पूजा। बिल्कुल। तो इस वक्त भारतीय बाजारों के लिए तो हम देख रहे हैं काफ़ी सारे फैक्टर्स फिलहाल फेवर में हैं। एफआईआईज़ की भी बाइंग अब नज़र आ रही है, लेकिन कल का दिन इम्पॉर्टेंट होगा और उसके बाद कल जिस तरीके से सीट नज़र आएंगी जिस तरह के नंबर्स आएंगे, अब उस पर आगे की रणनीति डिसाइड होगी। अब थोड़ा यूएस मार्केट्स की बात करें अनुराग जी, हमने देखा कि पीसी के आंकड़े जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, एक थोड़ा कॉन्फिडेंस तो मिला उससे भी, और हमने देखा कि वहाँ पर यूएस के मार्केट में भी तेज़ी आई। बॉन्ड यील्ड्स जो 4.6 के पास पहुँच गए थे, वहाँ पर भी नरमी आई है। ये जो इंडिकेटर आया, इससे कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा? और क्योंकि अब फेड पॉलिसी भी है जून में ही, तो आपको क्या लगता है किस तरह की कमेंट्री रह सकती है? हाँ, तो पूजा देखिए, अभी सभी लोग इस गेम में हैं कि कितने रेट कट्स होंगे इस साल, तो हर कोई यही प्रोडिक्शन कर ही रहा है। तो मैं भी कह देता हूं कि मेरी उम्मीद साल के शुरू से ही है कि शायद 2 रेट कट्स इस साल हमें मिल सकते हैं। क्या इलेक्शन से पहले एक रेट कट मिल जाएगा? कहना मुश्किल है, मिल भी सकता है, डेटा फेवरेबल रहा तो। बट जो एक एक एडवर्स डेटा आ गया था जैन फेब मार्च में, एटलीस्ट उसका वो वापस से रीसेट होकर के अप्रैल का डेटा कम से कम थोड़ा सपोर्टिव आया है। तो वहां से अब फिर से वो क्लॉक चालू हो गई है कि एक और 3 महीना अगर अच्छा डेटा आया तो देन फिर फेडरल रिजर्व रेट कट सोच सकता है। अगर इलेक्शन के पहले नहीं कर पाए तो इलेक्शन के बाद भी वो 2 रेट कट्स कर सकते हैं। बहरहाल ये उम्मीद है। बट आई थिंक पूजा, हैविंग सेड दिस, बॉन्ड यील्ड्स की आपने बात की, देखिए चार, अभी तो 4.5 पर हैं, बट दे आर हवरिंग बिटवीन 4 to 5, राइट, पिछले नवंबर से। मेरे ख्याल से 4 से नीचे बहुत जल्दबाजी में नहीं जाएंगी बॉन्ड बॉन्ड यील्ड्स, ऐसा लगता है, क्योंकि इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। जॉब जो क्रिएशन हो रहा है, पहली बार 200,000 जॉब्स के नीचे डेटा आया, मंथली डेटा जो है। सो आई थिंक उसके हिसाब से देखें देखें तो ये काफी स्ट्रांग जॉब क्रिएशन है। एंड अभी भी इसको नॉर्मल डेज में प्री पेंडेमिक जाए तो ये 70-80 हजार के ऊपर नहीं रहता है। तो स्टिल एज लॉन्ग एज जॉब स्ट्रांग है तो इकोनॉमी भी स्ट्रांग है, तो उतनी रेट कट्स की जरूरत भी नहीं है। बट फेड बहरहाल क्वेश्चन पे बैठा है, जरूरत पड़ेगी तो कर सकते हैं। बट उनको ये भी देखना है कि अल्टीमेटली, एंड पूजा ये थोड़ा लंबा चर्चा हो जाएगी, बट मैं अगर हाई लेवल पे आपको 2-3 दर्शकों को पॉइंट्स बताना चाहूँ, तो देखिए दुनिया में 2-3 इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स चल रहे हैं। एक तो वो ग्रीन एनर्जी के इन्वेस्टमेंट्स तमाम जो हो रहे हैं, वहां पर स्पेंडिंग हो रही है गवर्नमेंट की। दूसरा ये वॉर में, डिफेंस में खर्चा हर गवर्नमेंट का तकरीबन जा रहा है, वहां पर स्पेंडिंग हो रही है। और तीसरा एक ये डी ग्लोबलाइजेशन चल पड़ा है, कि पहले जितना ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड था, अभी उसको वापस से नियर शोरिंग, फ्रेंड शोरिंग शुरू होगी, वहां पर स्पेंडिंग हो रही है। ये सारी चीजें मिला करके, कुल मिला करके, दे आर इन्फ्लेशन सपोर्टिव। तो इसलिए ये उम्मीद करना गलत होगा कि बॉन्ड यील्ड्स बहुत जल्दी से बहुत नीचे गिर जाएंगी। आई थिंक दे विल स्टे अराउंड 4, और मे बी एट बेस्ट 3.5 बाई नेक्स्ट ईयर, जो कि आई थिंक अच्छा रिजल्ट होगा मेरे हिसाब से। बट ये पुराने जमाने की 1-1.5% वाली वो बात नहीं आ पाएगी मुझे। बिल्कुल। लेकिन चलिए, 2 रेट कट होने की संभावना है इन आंकड़ों को देखते हुए, जिस तरह के नंबर्स आए हैं, और फेड की पॉलिसी में क्या कुछ निकल कर आता है, कमेंट्री किस तरीके की होती है, इस पर नज़र बनी रहेगी। अनुराग जी, आपसे थोड़ा और समय चाहेंगे और चर्चा को थोड़ा और लंबा खींचेंगे, क्योंकि बार-बार नज़र जा रही है गिफ्ट निफ्टी पर। अब 3% की तेज़ी गिफ्ट निफ्टी में आ चुकी है। और हाँ, एफआईआईज़ की बाइंग भी अगर हम देखेंगे, एक बार शुक्रवार का डेटा हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। एफआईआईज़ की बाइंग देखिए उसी दिन शुरू हो गई थी। कैश मार्केट में एफआईआई 1603 करोड़ की उस दिन खरीदारी करके गए, और डीआईएस की तरफ से तो खरीदारी जारी ही थी। एग्जिट पोल हाँ। के बाद अब आज बाजार भी खुले हैं, किस तरह का कॉन्फिडेंस एफआईआईज़ को, आप एफआईआईज़ क्या सेंस लेंगे इन आंकड़ों से? वैसे तो कल नंबर्स आएंगे, कल नतीजे आएंगे, तो उसके बाद कोई डायरेक्शन मिलेगा एफआईआईज़ को भी। लेकिन यहाँ से एफआईआईज़ के लिए आप कितना कॉन्फिडेंस देख रहे हैं? क्योंकि मई में तो हमने देखा था कि बहुत भारी बिकवाली भारतीय बाजारों में करके गए थे। अब यहाँ से एफआईआईज़ का रुख भारतीय बाजारों को लेकर कैसा हो सकता है? है तो पूजा, ये आई थिंक ये एक हमारा चर्चा में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल
अच्छा कि आपने पूछ लिया, बिकॉज ये एक बहुत बहुत ही जरूरी सवाल है और मैं इस पे दो बातें कहना भी चाहता हूँ, और ये जरूरी है कि जो लोग हमें सुन रहे हैं उसको इस बात को समझें। देखिए पूजा, एफआईआईज का कुछ इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है, और इनफैक्ट कोई भी इन्वेस्टर जो इंडियन मार्केट में, उनका भी कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। मार्केट्स में हर इन्वेस्टर रिटर्न्स लेने के लिए है, और एफआईआईज भी उससे कोई अलग नहीं सोचते हैं। आई वुड से एफआईआईज जो बेच रहे थे पूजा, उसका रीजन ये नहीं था कि वो इंडिया से उनकी कोई शिकायत है या कुछ गिले शिकवे हैं। उनको अगर आप पिछले 6-8 महीने में देखें तो एक चाइना में जो गिरावट आई थी, चाइना बहुत ही अट्रैक्टिव मार्केट बन गया था और वहां पर एक बॉटम आ चुका है और वहां से इंडेक्सेस ऑलरेडी 15% करीब ऊपर उठ चुके हैं। तो आपने देखा कि वो कॉल, अगर एफआईआईज निकल के कुछ पैसा हल्का करके अगर चाइना में गए थे तो उनको ऑलरेडी रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अभी भी चाइनीज मार्केट रीजनेबली सस्ते हैं और गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दे दिया है कि देखिए, दे डोंट वांट टू बी एंटी बिजनेस। असाइड ऑफ दैट, जापान एक प्रॉमिसिंग कंट्री लग रहा है। उसके अलावा अर्जेंटीना में नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, वो बड़े रेडिकल डिसीजंस ले रहे हैं, तो वहां पर भी एक 15% का उनके इंडेक्स में भी उछाल आया है सिंस ही गॉट इलेक्टेड दिस ईयर, आई एम सेइंग। तो कुल मिला के ये रिलेटिव बेसिस पे अगर देखें तो इंडियन मार्केट, आई अंडरस्टैंड इंडियन मार्केट में भी उछाल आया, बट यहाँ वैल्यूएशंस ऑलरेडी रिच थे। तो ऑन द मार्जिन्स मुझे ये टोटली सेंसिबल लगता है कि अगर एफआईआईज के पास मल्टीपल मार्केट्स की अपॉर्चुनिटी है तो वो एक रिच मार्केट से, और जहां पे इलेक्शंस भी होने वाले थे, देखिए उनको उनको तो इतना ग्राउंड का अंदाजा होता नहीं है, तो दे विल मूव टू मार्केट जहां पर रिटर्न ज्यादा है। अब गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा पूजा, आई थिंक एक पहला चीज कहना चाहता हूँ, हमने इकोनॉमी और गवर्नमेंट और डायरेक्शन की बात की, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन नियर टर्म में सेल ऑन न्यूज जिसको कहते हैं ना, वो मार्केट्स में आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि इस समय गवर्नमेंट अगर कल नतीजे वैसे ही रहते हैं जैसा हम सोच रहे हैं, तो एक बार को हो सकता है सेलिंग भी आ जाए और मार्केट्स में कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लें, क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद अंटिल बजट मेरे ख्याल से मार्केट एक फिर से एक अपॉर्चुनिटी देगा लोगों को एंटर करने के लिए, क्योंकि अब ये इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए अगर मैं बात कहूं तो देखिए, इस लेवल पर जो मार्केट्स हैं यहां से, और हिस्टोरिकली आप देख लीजिए पिछले 30 साल पे, जब भी इस टाइप के मल्टीपल्स पर मार्केट होता है तो अगले 5 साल के रिटर्न्स बहुत ग्रेट नहीं होते हैं। तो वो ध्यान में रखना होगा कि इट्स नॉट कि कोई ऐसी लॉटरी मिस हो रही है और आप कल ही मार्केट में आया आज ही कूद जाए, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे भी आपको मौके मिलेंगे। तो ये छोटा सा, आई थिंक जस्ट अ कॉशन दैट while everything directionally is looking very good for India पूजा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आज आप सारे पैसे लगा दें, बिकॉज वैल्यूएशंस काफी रिच हैं और मुझे लगता है बेहतर अपॉर्चुनिटीज अभी आगे आएंगी पूजा। तो अनुराग, फिर आपसे यही सवाल होगा, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स, दर्शक जो आपको सुन रहे हैं, इस वक्त देख रहे हैं, वो यही जानना चाहेंगे, आपसे भी व्यू लेना चाहेंगे इस पे, कि अब यहाँ से कल मैंडेट भी आ जाएगा, उसके बाद किस तरह के थीम पर आप फोकस करेंगे, कौन कौन से हम्म। सेक्टर्स हैं जहां पर कि अब आप बुलिश होंगे? हाँ पूजा, इस पे मैं अपना एक लिमिटेशन भी दूंगा। देखिए, बिकॉज मैं एक एफआईआई हूँ, हमारे जो एक तो हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज मल्टीपल कंट्रीज की रहती हैं, सेकंड हम इंडिया को उस ग्राउंड अप लेवल से नहीं समझ पाते हैं जो कि इंडियन इन्वेस्टर्स और इंडियन म्यूचुअल फंड समझ पाते हैं। तो मेरी और जो एफआईआई का नजरिया होता है वो तकरीबन 3 सेक्टर्स में होता है, विच इज डिस्क्रेशनरी, एफएमसीजी, टेक्नोलॉजी एंड बैंकिंग। बेसिकली हमें यही 3-4 चीजें पसंद में आती हैं। तो और इन्हीं में ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज हैं और लार्जली वो लार्ज कैप में है, तो हम लोग वहीं पे स्टिक करते हैं। स्मॉल और मिड कैप में हमारा मैंडेट नहीं होता है। पीएसयू और सरकारी कंपनियों में तो मैंडेट बिल्कुल नहीं होता है, और उसमें तजुर्बा भी हमारा क्या एफआईआई का जनरली बाकी देशों में भी अच्छा नहीं निकला है। तो उसके लिए आप इंडियन इन्वेस्टर्स की बातें सुने। अगर मेरे सेंस से देखेंगे तो पूजा, आईटी जो है वो पीक आउट कर चुका है। आईटी में आई थिंक अब इससे ज्यादा अप्रिसिएशन होने की उम्मीद कम है। बैंकिंग में अभी ग्रोथ आनी है, लेकिन वैल्यूएशंस एटलीस्ट दे आर बेटर नाउ, इतने एबनॉर्मली नहीं है जैसे कि 2 साल पहले थे। तो यू कैन स्टार्ट टेकिंग बैंकिंग पोजीशंस इन द लार्ज कैप्स ग्रेजुअली। और उसके अलावा एक हेल्थ केयर सेक्टर है पूजा, हमें हमेशा से बड़ा अच्छा लगता है। इंडिया जैसे ग्रो करेगा, हेल्थ केयर की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं।
फार्मा के अलावा हेल्थ केयर में जो कुछ भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में कंपनीज हैं, ग्रेजुअली उन सबको छोटे जब भी राइट प्राइस होता है और ग्रेजुअली आप उनको खरीदते रहे, लॉन्ग टर्म में काफी फायदा होगा, कुछ ऐसा मेरा मानना है। अनुराग जी, गुड मॉर्निंग। भारत से आपको हम गुड मॉर्निंग कहेंगे, आपके यहाँ तो खैर रात हो रही होगी। जी अभिषेक बोल रहा हूँ। जी अभिषेक। आपने कहा कि आपके पास जी, आपने कहा कि आपके पास मल्टीपल कंट्रीज के लिए अपॉर्चुनिटीज होती है निवेश करने को लेकर। एफआईएस की जी बात करें तो यहाँ पर जो लॉन्ग होल्डिंग है वो 12-13% के आसपास रह गई है। एक और चीज हो रही है इसके बीच की, चाइना के आंकड़े अच्छे हो रहे हैं। तो क्या हम मान के चलें कि अब जबकि एग्जिट पोल ये संकेत दे रहे हैं कि यहाँ पर एक फिर से तीसरी बार में मोदी सरकार लौटेगी, एक स्थिर सरकार होगी, जो भी पॉलिसी डिसीजंस थे उसको आगे बढ़ाया जाएगा, पॉलिसी पैरालिसिस वाली स्थिति नहीं है, यहां पर तो एक अच्छी चीज हो रही है। चाइना भी धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि फंड फ्लोज भारत में ज्यादा आएंगे अगर एफआईज लौटते हैं, या फिर वो चाइना का भी रुख कर सकते हैं? हाँ, तो अभिषेक, इस पर मेरा एक ना कंसिस्टेंट व्यू रहा है, और मैं करीब पिछले साल भर से ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि एफआईज कॉन्स्टेंटली एग्जिट ले रहे हैं मार्केट से। जब वो एग्जिट ले रहे हैं तो वो इमोशनल नहीं है, और वो रिलेटिव बेसिस पे मार्केट्स को देखते हैं, और उनके पास चॉइसेस हैं अभिषेक। तो इंडियन मार्केट जिस किस्म की एग्जिट दे रहा है, ऐसा लगता है कि वो वो डिसीजंस उनके गलत नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ मार्केट इससे और आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगर ट्रेड ऑफ देखें, देखिए एफआईएस का रिजल्ट इनको क्या देखना, हमें क्या देखना होता है। हमें एक नॉमिनल ग्रोथ ऑफ जीडीपी देखना होता है। इंडिया की नॉमिनल, डिस्पाइट जो नंबर आ रहा है, आप 8.5 कहें 8 कहें, नॉमिनल जीडीपी 9.5 पर है। नॉमिनल जीडीपी में आप ऐड कर लीजिए 2-3%, वो मार्केट इंडेक्स उससे ऊपर ग्रोथ नहीं देता है, तो वो 12% बना। अब उसमें डॉलर का डिप्रिसिएशन लगा लीजिए तो कुल मिला के वही 8% आ गया। तो डिस्पाइट वेरी प्रॉमिसिंग इंडियन मार्केट, एफआईआई को 8% से ऊपर नहीं मिल पाएगा, वो समझते हैं इस मार्केट में। तो वो एग्जिट ले रहे हैं, और फिर वो जो अंडर वैल्यूड मार्केट है वहां पर वो ईयर बाय ईयर पोजीशन ले रहे हैं। मुझे लग रहा है अभिषेक, देखिए हम खरीद सकते हैं, लेकिन डोमेस्टिक भी, रिटेल भी खरीद रहा है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स तो खरीद ही रहे हैं, वो दैट्स ऑल रिटेल मनी। और फिर एफआईआईज भी खरीदे तो फिर तो मार्केट्स पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे, तो किसी को तो बेचना होगा अभिषेक। नाउ आई आई थिंक, मेरा कुछ ये भी कहना है अभिषेक कि आई थिंक कुछ हद तक एसआईपी फ्लोज में भी कुछ कुछ ब्रेक की जरूरत है, बिकॉज किसी भी प्राइस पे अब हम खरीद रहे हैं तो आई थिंक द लॉन्ग टर्म उससे रिटर्न्स अच्छे बनते नहीं है। मेरा ये मानना है कि हम कुछ एरियाज में एफआईज को एक स्मार्ट एग्जिट दे रहे हैं, जो कि सही नहीं है। एक एक टर्म होता है अभिषेक, अगर मैं कहूं, उसको बोलते हैं वैल्यू डिस्कवरी। और मार्केट एक फिनोमेना है जहां पर बायर और सेलर एक कॉन्ट्रा व्यू के साथ आते हैं। सेलर को लगता है कि प्राइस गिरने वाला है, बायर को लगता है प्राइस बढ़ेगा, और उससे प्राइस डिस्कवरी होती है। इंडियन मार्केट में पिछले 2-3 साल से प्राइस डिस्कवरी नहीं हो रही है अभिषेक, बिकॉज DIIs ऑन द SIP एंड अदर म्यूचुअल फंड मनी कॉन्स्टेंटली वो खरीद ही रहे हैं, क्योंकि वो कैश में बैठ नहीं सकते, उनको खरीदना ही है। और उधर एफआईआईज देख रहे हैं कि अगर इतना अच्छा एग्जिट मिल रहा है तो वो बेच रहे हैं। तो ये प्राइस डिस्कवरी तब होगी जब मार्केट में थोड़ा फियर आएगा। अभी इस समय आप देख लीजिए, 2-3 साल से इंडियन मार्केट में फियर एलिमेंट टोटली मिसिंग है। और जब फियर मिसिंग होता है तो आपको राइट प्राइस नहीं मिलता अभिषेक। तो लबोलब आप में ये मेरा आउटलुक है। आई एम श्योर आपके यहाँ भी एडिटोरियल व्यू कुछ इससे बहुत उलट नहीं है, कि ये प्राइजेस अनलेस कोई बहुत रातों रात कुछ रेडिकली इंडिया में चेंज हो जाता है, देखिए वो पिक्चर तो हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वी नीड सम फियर एलिमेंट फॉर अ राइट प्राइस डिस्कवरी इन इंडियन मार्केट्स, जो अभी नहीं हो रहा है अभिषेक। जी बिल्कुल सही कहा आपने, वो फियर है भी नहीं, बाजार एक तरफा चाल चल रहा है। और या एफआईज भी इंतजार कर रहे हैं कि थोड़े से नीचे के लेवल, अगर नीचे के भाव मिल जाए तो वहां पर फिर से री एंट्री करने को लेकर। बिल्कुल। ठीक है अनुराग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और आज ये विस्तार से एग्जिट पोल को लेकर, एफआईआईज को लेकर, बाजार के मूड को लेकर विस्तार से हमसे चर्चा करने के लिए। गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालें तो 632 अंक ऊपर, करीब करीब 3% की तेजी गिफ्ट निफ्टी में इस वक्त देखने को मिल रही है। सभी के सभी एशियाई बाजार भी पॉजिटिव हैं, और वजह यह है कि एशियाई बाजारों से जो फैक्टर्स है, जो संकेत है, वो काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। चीन का मैन्युफैक्चरिंग आंकड़ों पर नज़र है ही, उसके अलावा भारतीय बाजारों पर भी इस वक्त नज़र है, एशियन मार्केट्स की इस वक्त। और लगातार तीसरी बार जो एग्जिट पोल आया उसके बाद एनडीए की प्रचंड बहुमत मिलने की उम्मीद बन
बन रही है और अनुमान से बेहतर ये एग्जिट पोल्स निकल कर आए हैं। हालांकि चुनावी नतीजे कल आएंगे, ये एग्जिट पोल्स के नंबर्स थे, चुनावी नतीजे कल आएंगे, उस पर भी नज़र लगी हुई है। लेकिन अभिषेक, किस तरह के नंबर्स आए, अगर उसको थोड़ा डिटेल में हमारे लिए एनालिसिस करें, अगर राज्यों को देखें, हर एक राज्यों के जो नंबर्स निकल कर आए हैं, किस तरह का ट्रेंड नज़र आया? पूजा देखिए, उम्मीद जिस चीज़ की थी और जिस चीज़ के दावे किए जा रहे थे एनडीए की तरफ से कि वो 400 प्लस सीटें लेकर आएंगे, हालांकि 400 प्लस का जो आंकड़ा है, एक दो एग्जिट पोल्स ने उनको दिया भी है, लेकिन ये कोई ज़्यादा सरप्राइजिंग अब इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि जो विपक्ष है, जो इंडिया गठबंधन है, वो पूरी तरह से वोटर्स को कन्विंस करने में नाकाम रहा है कि वो एक स्थिर सरकार दे सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये रही कि कांग्रेस देखिए बड़ी पार्टी है, प्रमुख विपक्षी पार्टी वही है, लेकिन जो बड़े स्टेट्स हैं, यूपी हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इन तमाम राज्यों में कांग्रेस को ज़्यादातर सीटें अपने जो सहयोगी दल हैं उनको देनी पड़ी। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा ज़रूर की, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा भरोसा जम नहीं पाया। एक और हम कहेंगे कि कांग्रेस की तरफ से टैक्टिकल गलती रही वो कि उन्होंने अमेठी की सीट अपनी छोड़ दी और कहा कि नहीं, वहां से हम किसी और को लड़ाएंगे। तो वोटर का विश्वास कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति वो घटा। और आप देखिए, एनडीए ने अपनी तैयारी बड़ी सॉलिड की थी। साउथ के राज्यों में अगर हम कर्नाटक को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर प्रेजेंस बहुत ही कम था एनडीए का। हालांकि वोट शेयर बढ़ रहा था पिछले कुछ चुनावों से, लेकिन इस बार कहीं कुछ कुछ राज्यों में कन्वर्जन भी हो रहा है। आप देखिए, केरल में 1 सीट आने का अनुमान है, तमिलनाडु में जो बीजेपी है कुछ सीटें लेकर आ सकती है। अच्छा, जो बड़ा गेन है वो कहाँ है? बड़ा गेन है, अगर आप एग्जिट पोल्स को देखेंगे तो पिछले चुनाव में यानी कि 2019 में बीजेपी ने अकेले वेस्ट बंगाल से 18 सीटें निकाली थी। 18 सीटों के बाद इस बार जो एग्जिट पोल्स के नतीजे आ रहे हैं उसमें यह हो रहा है कि 24-25 सीटें भी बीजेपी की निकल के आ सकती हैं वेस्ट बंगाल से। एक और राज्य जहां पर धीरे धीरे बीजेपी का प्रभाव बढ़ा है वो है ओडिशा। ओडिशा में इस बार बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल के मुकाबले नवीन पटनायक की जो पार्टी है उससे कहीं ज्यादा सीटें बीजेपी को, यानी कि बीजेपी को ज्यादातर सीटें उड़ीसा में मिलती दिखाई दे रही हैं। तो इधर ये पूर्वी भारत की बात कर लें, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देख लीजिए बीजेपी का होल्ड है ही। विधानसभा के जो चुनाव हुए वहां पर अरुणाचल में बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार वहां पर बनने जा रही है। तो नॉर्थ ईस्ट, पूर्वी भारत, दक्षिण में प्रभाव बढ़ना और जो हिंदी का हार्टलैंड है वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। यूपी में अगेन 65-70 के करीब सीटें मिलने का अनुमान है। हरियाणा में भी ठीक ठाक सीटें आ जाएगी, बावजूद इसके कि थोड़ी थोड़ी सी वहां पर खटपट थी, मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। राजस्थान में चूंकि थोड़ी सी गुटबाजी, थोड़ी सी खेमेबाजी हुई थी, वहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को नहीं बनाकर किसी और को बनाया गया, उससे थोड़ी नाराजगी थी। बट बावजूद इसके यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में देखिए एक तरह से वहां पर क्लीन स्वीप की स्थिति बन रही है बीजेपी की तरफ से। तो इन बड़े स्टेट्स में बीजेपी के प्रदर्शन में पिछले चुनाव के मुकाबले कोई फर्क नहीं पड़ा और पूरी तरह से विपक्ष ने जोर खूब लगाया। हालांकि थोड़ी थोड़ी असंतोष की भी अंदर खबरें थी सीट के बंटवारे को लेकर। वो सारी चीजें कहीं ना कहीं नुकसान करता हुआ दिखा और ये एग्जिट पोल इस बात की तस्दीक करते हैं। एक्चुअल देखना होगा कि कल जब वोटों की गिनती शुरू होती है उसके बाद अब सीटों के आंकड़े आते हैं। हालांकि विपक्ष तो यही कह रहा है कि नहीं एग्जिट पोल झूठे साबित होंगे, लेकिन चूंकि सभी एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को करीब 350 का आंकड़ा दिया है तो ये मान के चलना चाहिए कि इसे अगर आप 10% के आसपास का डेविएशन भी मान लें, हम मान लीजिए कि 50 सीटें अगर कम भी होगी 350 से, फिर भी एक बहुमत की एक अच्छी सरकार बीजेपी बनाने जा रही है। तो एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए। एग्जिट पोल पर तमाम ब्रोकरेजेस ने भी अपनी एनालिसिस की हुई है क्योंकि उनकी भी बड़ी करीब से नजर थी। भारी पैसा डिप्लॉय करते हैं, एफआईज ने पैसे निकाले हैं, शॉर्ट्स ज्यादा हैं, लॉन्ग होल्डिंग 12-13% के आसपास की है, तो उनके पास तो अच्छा चांस है। और लोग ये कह रहे हैं कि एफआईज अब झक मार के भारत के बाजार में आएंगे क्योंकि इतनी विश्वसनीय सरकार, इतनी स्थिर सरकार और कहां मिलेगी। तो जरा समझते हैं कि एफआईज का व्यू क्या है, किन शेयरों को लेकर बुलिश हैं, बाजार को लेकर एफआईज क्या राय दे रहे हैं, क्या नजरिया बना के चल रहे हैं। अशेषा हमारे साथ हैं, पूरा एफआईज जो ब्रोकरेजेस हैं और उनकी एनालिसिस लेकर। बताइए अशेषा, ब्रोकरेजेस का व्यू क्या है एग्जिट पोल के नतीजों के बाद?
बिल्कुल, कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है, ब्रोकरेज हाउसेस ने अपना मार्केट पर नज़रिया दिया है। सबसे पहले जेफरीज की बात करते हैं, जहां उनका मानना है कि पॉलिटिकल कंटिन्यूटी कैपेक्स रिलेटेड स्टॉक्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। उनका मानना है कि स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी दिखी है पिछले कुछ महीनों में, तो उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन दिखाई दे सकता है, लेकिन फिर भी मार्केट के लिए ओवरऑल सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। प्री इलेक्शन स्टॉक ट्रेंड भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा इलेक्शन के आउटकम के बाद। लार्ज कैप स्टॉक्स में भी तेजी दिखेगी। याद रखें, स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में तेजी दिखी थी, लार्ज कैप में भी शुरू हुई थी, लेकिन अब जो लार्ज कैप में तेजी दिखी है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है, ऐसा जेफरीज का मानना है। सेक्टर स्पेसिफिक व्यूज की बात करें तो जेफरीज को रियल एस्टेट पसंद है, इसी के साथ इंडस्ट्रियल्स, पावर, इनमें भी उनका बुलिश नजरिया है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी शॉर्ट टर्म में नरमी दिखाई दे सकती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इंटैक्ट है। प्राइवेट फाइनेंशियल्स के तरफ उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है। स्टॉक स्पेसिफिक नाम दे तो HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक उनके टॉप ट्रेड्स है, टॉप स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ है फाइनेंशियल स्पेस से। इसके अलावा बाकी सेक्टर्स की बात करें तो ऑटोज़ पर भी उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है। इसके अलावा TVS मोटर्स, कोल इंडिया, ONGC और कुछ सीमेंट स्टॉक्स ACC और श्री सीमेंट, ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ और सेक्टर स्पेसिफिक आइडियाज़ जेफरीज ने दिए हैं। इसके अलावा नोमुरा की भी रिपोर्ट आई है, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। उनका मानना है कि FPI फ्लोज जो पिछले कुछ महीनों में कमज़ोर हो चुके थे, वहाँ पर फिर से एक अपटिक दिखाई देगा, तो इंडिया में FPI और FII फ्लोज अभी वापस बढ़ सकते हैं इलेक्शन आउटकम के बाद। पॉलिटिकल कंटिन्यूटी के चलते कैपेक्स स्टॉक्स को तो फ़ायदा होगा ही, फिस्कल कंसोलिडेशन पर भी फोकस रहेगा। याद रखें, कुछ ही दिनों में अब वापस बजट आएगा और वहाँ पर फिस्कल कंसोलिडेशन पर जो फोकस गवर्नमेंट ने पिछले कुछ महीनों और सालों से रखा है वो भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें तो नोमुरा का मानना है कि डोमेस्टिक रिलेटेड सेक्टर्स है उनको फायदा हो सकता है। इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, कैपेक्स जैसे कुछ थीम्स है जो नियर टर्म में आउट परफॉर्म कर सकते हैं। ये थी नोमुरा की राय। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल की भी रिपोर्ट आई है, उन्होंने कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी दिए हैं, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। उनका मानना है कि नियर टर्म में मार्केट रैली कर सकता है, लेकिन उसके बाद फंडामेंटल्स और अर्निंग्स ग्रोथ पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। सेक्टर स्पेसिफिक आइडियाज फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल्स और रियल एस्टेट पर उनका ओवरवेट स्टांस है। इसके अलावा की इन्वेस्टमेंट थीम्स की बात करें तो इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, रियल एस्टेट और PSU बैंक्स पर भी उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है। लार्ज कैप स्टॉक्स के लार्ज कैप सेक्टर से स्पेसिफिक आइडियाज़ कहे तो ICICI बैंक, SBI, L&T, कोल इंडिया, M&M जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जो उनके प्रिफर्ड बेट्स है। और मिड कैप स्पेस से इंडियन होटल्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ग्लोबल हेल्थ, KEI इंडस्ट्रीज, PNB हाउसिंग उनके टॉप बेट्स है। और लास्ट में CLSA की भी एक रिपोर्ट आई है, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। उनका मानना है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर नए गवर्नमेंट का फोकस रहेगा और उसी के साथ रूरल एरियाज और रूरल डेवलपमेंट पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। और ऑल इन ऑल मैन्युफैक्चरिंग थीम पर फोकस रहेगा, जिसके चलते मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड स्टॉक्स को भी फ़ायदा हो सकता है। उनका मानना है कि थर्ड टर्म ऑलरेडी प्राइस्ड इन है मार्केट में, तो शायद ज़्यादा अपमूव नहीं दिखाई देगा बिकॉज ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। और पोस्ट इलेक्शन आउटकम ऑन एन एवरेज मिक्स्ड रहा है पिछले कुछ सालों में। तो हाँ, कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं और सभी का मानना है कि डोमेस्टिक रिलेटेड थीम्स, इंफ्रा, कैपेक्स जैसे थीम्स को अच्छा खासा फायदा हो सकता है मोदी जी के थर्ड टर्म से। बहुत शुक्रिया आशीष आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि 2019 के मुकाबले इस बार और भारी बहुमत मिलने का अनुमान है। इन रिपोर्ट्स को ध्यान से देखिए, पढ़िए, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स भी यहाँ पर हाईलाइट कर रहे थे, तो उन पर भी नज़र रखिए। इसका आगे एनालिसिस हम करेंगे, लेकिन आज भारतीय बाजारों की शुरुआत कैसी हो सकती है ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। और आज तो स्क्रीन अगर आप देख रहे होंगे सब कुछ हरा भरा है, सब पॉजिटिव है। अभी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आशीषा पढ़ रही थी, वो भी पॉजिटिव है। एग्जिट पोल्स के जो नंबर्स आए अनुमान से बेहतर थे। ग्लोबल मार्केट में कुछ दिक्कत नहीं है, FIs की बाइंग नज़र आ रही है, तो सब कुछ अच्छा ही दिखाई दे रहा है। तो आज ऐसे में भारतीय बाजारों की शुरुआत, ओपनिंग आप कैसे देख रहे हैं?
देखिए पूजा गैप के साथ तो होगी शुरुआत। अब ये गैप आप गिफ्ट निफ्टी पे भी देख पा रहे हैं क्योंकि एक पोल का रिएक्शन है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पर डाटा आपका काम नहीं करता और कुछ आज का दिन वैसे ही होगा। एक गैप अप या गैप डाउन की ओपनिंग की एक्सपेक्टेड थी, तो नंबर जिस तरह से एग्जिट पोल में आए हैं उससे लग रहा है कि थर्ड बार मैंडेट में मोदी गवर्नमेंट, तो इसलिए ये बात तो फिक्स है कि आज गैप के साथ खुलना है। और गैप के बाद खुलने के बाद आपको सोचना आप करना क्या है। क्या गैप खुलने के बाद भी और गुंजाइश है मार्केट में? तो उसका जवाब होगा ना, और गुंजाइश नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो एफ के नंबर में तो मेजर चेंजेस नहीं हुआ, 13 से 14% हुआ, यानी कि 1% ऑफ पोजिशन बनी है उनकी। तो एग्जिट पोल तो उनको भी पता होगा। अगर नहीं पता तो एग्जिट पोल के बाद वो अगर आते हैं मार्केट के अंदर और नहीं हुआ। अभी इवेंट का सिर्फ पहला हिस्सा क्लोज हुआ, यानी कि एग्जिट पोल क्लोज हुआ है। रिजल्ट्स तो कल आएंगे जो कि एक्चुअली होंगे, उस पर भी मार्केट रिएक्ट करेगा। अगर मार्केट ने 350 से 450 नंबर एग्जिट पोल के हिसाब से डिस्काउंट कर लिए, तो कल अगर ये नंबर थोड़े भी कम रह गए तो मार्केट उल्टा रिवर्स रिएक्शन भी दे सकता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा सचेत रहे। आज उन लोगों के लिए एक जैकपॉट का डे हो सकता है जिन्होंने थोड़ा रिस्क लिया और एग्जिट पोल को ये सोचते हुए कि हाँ वो ठीक आएंगे और रिपीट गवर्नमेंट होगा, तो उनको आज रिवॉर्ड मिल जाएगा ओपनिंग में ही। ओपनिंग में उसके बाद खरीदारी करने की थोड़ी समझ कम रखते हैं क्योंकि इवेंट क्लोज नहीं हुआ है। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि एफ का डाटा भी उतना पॉजिटिव नहीं है अभी भी। एक और चीज, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बाजार फेयर वैल्यू है, अंडर वैल्यू नहीं है। और आज गैप के खुलने के बाद थोड़ा सा महंगा भी हो जाएगा। तो कुल मिला के मार्केट के अंदर भी आप रेंज ही रखें। निफ्टी के मैं लेवल्स आपको बताता हूँ, हालांकि आज खुलने तक के लेवल्स भी चेक करने होंगे। अगर से 500 पॉइंट गैप के साथ ही निफ्टी खुलता है तो आपके सारे रेजिस्टेंसेस पार हो जाएंगे। 23,000, 23,200, 23,300 तक भी आप ओपन कर जाएंगे। तो उसके बाद आपके पास रेजिस्टेंस कोई नहीं है, ठीक है? और अब इससे सपोर्ट बन जाएगा 23,000 का। और अगर आप बहुत बड़े गैप के साथ नहीं खुलते हैं तो फिर से 23,000, 23,200 के आसपास आपको मुश्किल पैदा हो सकती है। तो ये थोड़ा ध्यान देने की चीज़ है। और दूसरी बात, अगर हम 23,000 के आसपास खुलते हैं तो यहाँ पे हम ऑलरेडी पहले भी ऑल टाइम हाई बना चुके हैं अपना। तो ध्यान रखिएगा, ऑल टाइम हाई के ऊपर आने पर ही बाजार नई तेजी दिखाएगा, अदरवाइज ऑल टाइम हाई पे ही इस एग्जिट पोल को भी खत्म कर सकता है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी डाटा भी ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम थी नहीं। और ऑलरेडी हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी आपके सामने बात रखी थी कि सिर्फ एफ होल्डिंग कम हुई है, उसके बेसिस पर भी अगर आप थोड़ा बहुत भी खरीदारी कर जाना चाहें तो जा सकते हैं। और जिन्होंने भी थोड़ा बहुत खरीदारी की है उनको ओपनिंग में मिल जाए। और इसके अलावा कुछ ज़्यादा है नहीं F&O के डाटा के अंदर, क्योंकि आज यूफोरिया काम करेगा मार्केट के अंदर। और यूफोरिया ये कहता है कि आज गैप खुलने के बाद आपको थोड़ा रुकना चाहिए, इतने महंगी खरीदारी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इवेंट क्लोज नहीं हुआ अभी। ठीक है डिम्पी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आज गैप से बाजार में शुरुआत की उम्मीद है, देखते हैं कि बाजार की शुरुआत कहाँ होती है। क्या नए ऊंचाई पर बाजार खुलेगा? अगर खुलता है तो फिर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत ज़रूर होगी। एक बार अपने एक दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट से बाजार पर व्यू ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं यस सिक्योरिटीज़ के लक्ष्मीकांत शुक्ला। शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज चूंकि एग्जिट पोल ने बहुत ही प्रचंड बहुमत दिया है बीजेपी को और एनडीए को, तो उम्मीद तो हम ये करके चल रहे हैं और एग्जिट और ये गिफ्ट निफ्टी संकेत दे भी रहा है कि शुरुआत आज दमदार होने वाली है। तो पहले तो आप भी ये बताइए कि बड़े गैप पर जब बाजार खुले तो क्या करें, और साथ में लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि आज के लिए आपकी तरफ से स्टॉक्स कौन से होंगे। जी, आप सभी को शुभ प्रभात। जैसा कि एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसमें से पहले से ही डिसाइडेड है कि अभी गैप अप ओपनिंग होगा, जिसके संकेत हमें गिफ्ट निफ्टी भी दे रही है। तो जब भी इस टाइप के गैप अप ओपनिंग होती है तब हमें जो ओपनिंग का लेवल है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अगर ओपनिंग का लेवल और जो उसका जो लो लेवल होता है अगर वो सेम रहता है और वहाँ से अगर मार्केट में 1% के ऊपर तेजी आती है और विद इन 30 मिनट मार्केट अपने लोअर लेवल को जहाँ पे उसकी ओपनिंग होती है अगर कुछ सस्टेन करता है तो उसका बेसिकली मतलब ये रहता है कि आने वाले समय में भी मार्केट उस लेवल को पकड़ के रखेगा और आने वाले समय में पॉजिटिव सेंटीमेंट ही देखने को मिलेंगे। तो अगर अभी का जो गैप अप ओपनिंग हमें जो गिफ्ट निफ्टी शो कर रहा है उसके हिसाब से मार्केट लगता है कि अराउंड 3 to 4% गैप अप ओपनिंग देने वाला है। और यहाँ से अगर वो अपने लो जहाँ पे भी वो ओपन होता है अगर उसके लोएस्ट लेवल को सस्टेन करता है विद इन 30 मिनट, तब हम समझ सकते हैं कि आने वाले समय में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। और
ऐसे में अगर हमें हायर लेवल्स आइडेंटिफाई करने हो तो एक फिबोनाची एक्सटेंशन टूल होता है जिसके जरिए हम एक्सटेंशंस के प्रोजेक्शंस लेवल्स पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अभी के जो एक्सटेंशंस लेवल्स है वो आ रहे हैं 23,700 से लेकर 24,000 जोन के आसपास। तो मुझे लगता है कि अगर एक आज खुलते समय मार्केट अपना जो तो साइकोलॉजिकल लेवल है 23,500 अगर उसके ऊपर एक क्रॉस ओवर देता है तब यहाँ से हमें एक 500 पॉइंट का और अपसाइड मूव मिलेगा। और जो हमारे जो पिछले सपोर्ट अभी निफ्टी में दिखाई दे रहे हैं वो आ रहे हैं 22,800 से लेकर 23,000 जोन के आसपास। तो बेसिकली ओपनिंग लेवल काफी महत्वपूर्ण रहता है जब भी हम मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखते हैं, और हायर लेवल्स के हमें फिबोनाची एक्सटेंशन टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जहां से हमें अपर प्रोजेक्शंस मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आज के स्टॉक्स की बात करें तो बेसिकली मेरे दो पिक रहेंगे आज के लिए, बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। सबसे पहला रहेगा हमारा अदानी पोर्ट। अगर हम इसका डेली का स्ट्रक्चर देखें तो वहां पर 3 से 4 दिनों के बाद फ्राइडे को एक अच्छी खासा मोमेंटम डेवलप हुआ था। इसने बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया था और अपने लोअर लेवल को भी के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अदानी पोर्ट को बाय करके रखना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 1530, और वहां पर जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1390 का। दूसरा जो मेरा पिक रहेगा वो रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम इसे पिछले 4 से 5 दिनों का सेशंस देखें तो वहां पर इसने एक बेस फॉर्म किया है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 810 टू 815, और अभी जो मेजर थ्रोबैक भी आया था जहां पर हमने निफ्टी के में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी हायर लेवल्स पर, उसके बावजूद भी अपने इस बेस के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, और वहां से हमें कई बार पुल बैक मूव भी देखने को मिला है। तो इस स्टॉक को भी हमें एसबीआई को बाय करके चलना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 860, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 815 का। जी धन्यवाद। दोनों के दोनों शेयर लक्ष्मी जी ने बहुत ही शानदार चुने हैं। एसबीआई जो कि देश की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ा है, देश की इंफ्रा फाइनेंसिंग से जुड़ा है, और एसबीआई में आज बड़ी तेजी के लिए आप तैयार रही है और टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है। 860 रुपए के टारगेट है, हो सकता है उसके ऊपर भी जाए एसबीआई का शेयर। और दूसरा अडानी पोर्ट को खरीदने की सलाह है। अडानी पोर्ट भी, चूंकि ये अंबानी ग्रुप के शेयर, अडानी ग्रुप के शेयर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, यहां पर भी बड़ी तेजी की आप उम्मीद करके चल सकते हैं। आपने शुक्रवार को भी तेजी देखी है इन सारे के सारे शेयरों में, आज वो कंटिन्यूटी आपको दिखेगी। टेक्निकल बेसिस पर 1530 के टारगेट 1437 पर शेयर है। ऑलरेडी हमने देखा था कि 4% के बड़े मूव्स थे शुक्रवार को, लेकिन आज और बड़े मूव्स के लिए आप तैयार रहिए। तो ये दो शेयर लक्ष्मी जी की तरफ से आपके लिए आज ट्रेड के लिहाज से ये आपके पास होनी चाहिए। हो सकता है गैप दे के खुले, उसका ध्यान रखिएगा। फिर भी जो टारगेट्स हैं और स्टॉप लॉस हैं उनको आप फॉलो कीजिएगा। चलिए लक्ष्मी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बाजार पर अपना एनालिसिस शेयर करने के लिए, और ये दोनों जबरदस्त स्टॉक्स भी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। फोकस करते हैं नतीजों पर और कुछ खबरों पर। माफ कीजिएगा, नतीजों का सीजन तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। और इस बीच ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आए हैं, तो पहले वो देख लेते हैं। शरद से हम समझेंगे कि ऑटो बिक्री के आंकड़े कैसे रहे, और खबरों वाले शेयर्स हमारे साथ वो जुड़ भी चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए सबसे पहले तो ऑटो बिक्री के आंकड़ों से शुरुआत कीजिए, कैसे रहे? जी बिल्कुल, मई के ऑटो सेल्स जो है लार्जली इनलाइन रहे एस्टिमेट से। अगर सेगमेंट की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है, यहाँ पे सेल्स जो है स्टेडी रही है। एंड ऑफ कोर्स हमने पिछले 4 या 5 महीने में देखा था पैसेंजर व्हीकल्स ने एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस दी थी। इंटरेस्टिंगली मारुति सुजुकी ने जो है ऑटो गियर शिफ्ट की जो कैटेगरी है वहाँ पे जो सारे गाड़ियाँ हैं उनमें 5000 रुपये जो है उनकी कम कर दिए दाम। वही अगर आयशर मोटर्स और हीरो मोटर्स सेल्स के बारे में बात करें तो ओवरऑल नंबर्स बिलो एस्टिमेट्स आए हैं। जो कमर्शियल व्हीकल सेल्स होती है यहाँ एज पर एस्टिमेट आया है और ये पॉजिटिव देखने मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस भी ले लीजिए या मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ले लीजिए। ट्रैक्टर कंपनीज पे भी फोकस रहेगा बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग रूरल डिमांड का जो इम्पैक्ट आया था वो पिछले 4-5 महीने में देखे थे तो वो म्यूटेड था, लेकिन अब जो है अबव नॉर्मल मानसून का एस्टिमेट है और यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और सेल्स में जो है बढ़ोतरी देखने मिल सकती है अगले 2 से लेकर 3 महीने में। अगर बात करें तो बिलो एस्टिमेट्स के आंकड़े में मारुति सुजुकी, आयशर मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प आते हैं। वही अगर इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स बोले तो यहाँ पे लार्ज
सेट ऑफ नंबर्स जो है हमारे डेटा सेट में देखने मिल रही है। M&M ऑटो ले लीजिए, टाटा मोटर्स के PV ले लीजिए और CV दोनों ले लीजिए, अशोक लीलैंड, TVS मोटर्स और एस्कॉर्ट्स, ये सारे ही इन लाइन आए हैं। हालांकि अबव एस्टिमेट्स में जो है बहुत कम देखने मिले हैं, वो है आपके M&M ट्रैक्टर और आयशर मोटर्स की VECV। तो ऑफकोर्स कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में जो एक अच्छी अप ट्रेंड यहाँ से भी देखने मिल सकती है। तो ये ओवरऑल मे के ऑटो सेल्स थे जो हमने आपके सामने रखा। ठीक है शरद, ये भी बता दीजिए कि फिर खबरों वाले शेयर कौन से हैं, कहां पर आज फोकस होगा? जी बिल्कुल, खबरों वाले शेयर्स में जो सबसे पहले फोकस में रहेगा वो है मॉयल। यहाँ पे एक बड़ी इंक्रीज आई है मैंगनीज और नॉन मैंगनीज और दोनों ही सेगमेंट में कंपनी ने लगभग 30 से लेकर 35% का जो हाइक लिया है। अभी एप्लीकेबल है 1 जून से। IRB इंफ्रा भी फोकस में रहने वाली है और इत्यादि जो टोल रिलेटेड कंपनीज है उनमें भी जो है बढ़ोतरी देखने मिल सकता है। पिछले 2 से 3 महीने में कोई हाइक नहीं ली गई थी रन अप टू द इलेक्शंस को लेकर। अब जो है NHAI ने जो है हाइक कर दिया हाईवे की टोल 5% अक्रॉस द सेगमेंट्स, तो इन कंपनीज को भी बेनिफिट देखने मिलेगा। अशोका बिल्डकॉन जो है L1 बिडर डिक्लेयर हुआ है महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्प से, जहाँ पे उनकी जो बिडिंग है लगभग 2150 करोड़ रुपए की हुई है। डेयरी स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। मिल्क प्राइसेस जो है अमूल ने बढ़ा दी है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, लगभग 2 रुपये प्रति लीटर। अब क्या होता है कि जो डेयरी स्टॉक्स थे उनका भी जो है एक्सपेक्टेड है कि वो भी प्राइस हाइक्स ले सकते हैं और इंटरेस्टिंगली प्रोक्योरमेंट प्राइसेस अभी भी स्टेबल है और डिमांड में भी स्ट्रेंथ है, तो उसके कारण जो है एनालिस्ट का मानना है कि ये पॉजिटिव रहेगा डेयरी स्टॉक्स के लिए। वही पूरा वंकर के लिए बात करें तो यहाँ पे उन्होंने लगभग 13 एकड़ का लैंड पार्सल थाने रीजन में लिया है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में, जहाँ पे जो पोटेंशियल ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू है उसका वैल्यू आता है 4000 करोड़ रुपए का। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने मिली है। आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट को भी 2 प्रोजेक्ट मिली है जिसका वैल्यू लगभग 2250 करोड़ रुपए का है। और सबसे बड़ा ऑर्डर जो फ्लो आया है वेल्सपन कॉर्प में, यहाँ पे उनको लगभग उनकी आर्म को 3700 करोड़ का ऑलमोस्ट एक बड़ा ऑर्डर आया है सऊदी के आरामको से, जहाँ पे वो सप्लाई करने वाले हैं स्टील पाइप्स। आखिर में पूना वाला फिनकॉर्प भी फोकस में रहेगा। कंपनी अनाउंस किया है कि उनके जो GNPA है 1% के जो है नीचे आ गई और NNPA 0.5% के नीचे आ गई है 31 मई पे। तो एक टाइप से ऑपरेशनल अपडेट बहुत स्ट्रॉन्ग आया है पूना वाला फिनकॉर्प का। तो ये अहम स्टॉक्स एंड न्यूज़ है जो आज आपके रडार में होने चाहिए। ओके, थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए अब क्विकली कमोडिटी मार्केट में मौके कहाँ दिखाई दे रहे हैं जी आपके सामने रखते हैं। रवि से हमारा संपर्क नहीं हो पाया लेकिन उनके कॉल्स हैं हमारे पास। सिल्वर जुलाई एक्सपायरी में खरीदारी करने की सलाह है उनकी। टारगेट 92,400 का देख रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 90,720 का। और नेचुरल गैस में भी आज आप तेज़ी करके चल सकते हैं, 215 के आसपास मिले तब यहाँ पर तेज़ी कीजिए नेचुरल गैस में 230 के लक्ष्य के लिए। तो यह है आज कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करने की सलाह। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों पर आगे भी चर्चा जारी रहेगी, बाजार पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ एक्सपर्ट का पूरा पैनल जुड़ेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।